कि ई को हम कैसे पी में कन्वर्ट करेंगे। ई का कन्वर्जन वी में। पहली बात, इसमें ऑब्वियस ही बात है इंटीग्रेशन होगा। दूसरी बात, अगर वन वेरिएबल है तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन होगा, और अगर मोर देन वन वेरिएबल्स हैं तो तुम्हें खुद ही लग रहा होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा। चौथी बात, अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। क्यों? मतलब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। और सी को फाइंड करने के लिए तुम्हें कुछ लिमिट पता होनी चाहिए। टू फाइंड सी, लिमिट पता होनी चाहिए। लिमिट शुड बी नोन। और लिमिट का मतलब क्या है? देखो, अल्टीमेटली तुम ये v बनाने जा रहे हो ना, v फंक्शन बनाने जा रहे हो। क्यों? तो तुम्हें v की वैल्यू कहीं पे पता होनी चाहिए, बस ये कहना है। ये जो फंक्शन आप बनाने जा रहे हो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका मतलब लिमिट का मतलब ये हो गया, लिमिट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v शुड बी नोन एट सम पॉइंट। एक तो बात ये आ गई। अब क्या है, देखो कि अगर तुम्हें लिमिट दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। इफ लिमिट गिवन, तो एक तरीके से बल्ले बल्ले हुई। अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो दो लिमिट्स ऐसी होती हैं जिनको मतलब स्टैंडर्ड लिमिट्स कह लो, जिसको आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे कह लो कि टू स्टैंडर्ड लिमिट्स, टू स्टैंडर्ड लिमिट्स कैन बी यूज्ड। लिमिट वन क्या है सुनो, एक तो इन्फिनिटी पे v को जीरो ले लेना। इन्फिनिटी पे वैसे अगर तुम देखोगे तो फोर्स भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, बी भी जीरो होता है, सबको हम क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है एंड सो ऑन, कुछ भी कह लो आप जो है। एक लिमिट तो हम ये यूज कर सकते हैं। और लिमिट टू क्या है? अगर मान लो ये चार्ज स्फीयर है कोई, अब वो सॉलिड हो या फिर हॉलो हो। हॉलो का मतलब केवल यहाँ पे चार्ज होगा, ध्यान रखना।
और इनमें Q चार्ज है और R इसकी रेडियस है। और एक चीज मैंने और बताई थी ना तुम्हें कि इस केस में जो स्मॉल r हम लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं ना। जैसे तुम देखो यहां से मान लो ये पॉइंट है तो मैं स्मॉल r को ये लूंगा। अगर मान लो ये वाला पॉइंट है तो मैं स्मॉल r को ये लूंगा। तो अगर तुम सरफेस पे देखोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी ना। अगर सरफेस पे देखोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी। इसका मतलब सरफेस पे जहां पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा वहां पे जो v की वैल्यू होती है वो k q अपॉन कैपिटल R ये होती है। इसको भी तुम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लिमिट एज्यूम कर सकते हो बेटा इसमें। और यहाँ पे स्मॉल के मैंने कई बार बता रखा है 1/4πε0 होगा। एक बार दोबारा देख लो। अब हम e को v में कन्वर्ट कर रहे हैं। पिछली बार हमने डिफरेंशिएशन किया था तो ऑब्वियस सी बात है इस बार इंटीग्रेशन होगा। अगर एक वेरिएबल होगा तो सिंपल इंटीग्रेशन होना चाहिए, खुद ही लग रहा होगा। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा। हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकल के आता है। उस c को फाइंड करने के लिए कुछ हमें लिमिट पता होनी चाहिए। और लिमिट पता होने का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन आप बनाने जा रहे हो, जैसे यहाँ पे तुम v बनाने जा रहे हो, उसकी कहीं पे कोई वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अगर आपको v की लिमिट दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको v की लिमिट नहीं दे रखी है तो फिर मैंने तुमसे कहा कि दो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो इन्फिनिटी पे v की वैल्यू 0 होती है और दूसरा मैंने आपसे कहा कि चार्ज अगर स्फीयर हो, अब वो सॉलिड हो या फिर हॉलो, उनके सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो k क्यू अपॉन r के इक्वल होती है। इन दो लिमिट्स को तुम यूज कर सकते हो। अब चलते हैं कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे। सबसे पहली बात, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये यूज कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डी आर है। अब सुनो, ई वेक्टर तो तुम्हें दिया होगा ना, गिवन होगा, क्यों? उसी को तो तुम्हें v में कन्वर्ट करना है। और डी आर वेक्टर तुम्हें याद है एक स्टैंडर्ड वेक्टर होता था, ये मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड वेक्टर। और इसकी वैल्यू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप होती है। तो एक तरीके से तुम्हें पहले e का dr के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना, बस हो गया। e का dr के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। एक तो ये हो गया केवल में। दूसरा, अच्छा ये तब यूज करोगे जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, मोर देन वन वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स, एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर एक ही वेरिएबल है तो फिर डायरेक्टली तुम dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कर दोगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना। dv इक्वल टू माइनस ई डी आर या फिर माइनस ई डी एक्स भी कर सकते हो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग।
मतलब तब उस केस में तुम dv इक्वल टू माइनस ई डी आर या dv इक्वल टू माइनस ई डी एक्स ये कर देना उसमें। और वैसे ही बाय द वे आया कहां से, लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा ना, हमने किया था v इक्वल टू माइनस, सॉरी लास्ट टाइम हमने किया था, तुम्हें याद होगा, e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr किया था, या फिर माइनस dv अपॉन dx किया था। तो यहीं से अगर तुम देखोगे तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर आ रहा होगा, या फिर माइनस ई डी एक्स आ रहा होगा, ये कह रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंगल वेरिएबल के केस में तुम ये अप्लाई करोगे। तीसरी बात, अब इसमें भी एक पॉइंट है, वो देखो क्या पॉइंट है कि ये एक्चुअल में ना दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के काम आएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के काम आएगा। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड या कैन बी यूज्ड, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू फाइंड potential difference between 2 points। अब वो कैसे, हाँ देखो मैं सिंगल वेरिएबल वाला लेता हूँ, जैसे ये dv इक्वल टू माइनस ई डी आर था, इसको अच्छी तरीके से देखना। अगर मान लो मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो देखो dv का इंटीग्रेशन v आता है ना, नहीं ये dv का इंटीग्रेशन v आता है, तो मुझे यहाँ पे ना लिमिट्स ये रखनी पड़ेंगी, dv b से a रखनी पड़ेंगी। ये बताओ, ये समझ में आई बात, नहीं आई बेटा? dv का इंटीग्रेशन v आएगा, फिर मैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखूंगा, तो इसका मतलब तब ये वी ए माइनस वी बनेगा ना। तो इक्वल टू क्या कर दोगे, इक्वल टू माइनस ई डी आर कर देना, और यहां भी लिमिट्स b से a हो जाएंगे, ये कह लो, ये ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा जी। एक बार फिर से लास्ट में रिपीट करते हैं, फिर क्वेश्चंस पाएंगे। अब हम e को v में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंपल इंटीग्रेशन, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसके लिए तुम्हें लिमिट्स चाहिए होती हैं। और लिमिट्स का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन बनने जा रहा है उसकी वैल्यू तुम्हें कहीं पे पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम v बनाने जा रहे हैं, तो हमें कहीं पे v की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें नहीं दे रखी है तो मैंने तुमसे कहा दो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो, नहीं है जिनको तुम यूज कर सकते हो। और वो स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या हैं, एक तो इन्फिनिटी पे v की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा मैंने आपसे कहा कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, अब वो चाहे सॉलिड मतलब कोई भी चार्ज स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा, नहीं है उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आएगा, इसको यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें।
फिर से वही बच्चों वाली बात पे चलते हैं ताकि तुम्हारा रिवाइज भी हो जाए। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें डिफाइन होती हैं, ई वेक्टर और वी। लेकिन अब के तुम्हें ई वेक्टर दिया हुआ है, ये गिवन है। समझ में आ गया ना, पूरी सीक्वेंस समझ में आ गई बेटा, जो है ये गिवन है और ये वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है। सिंपल सा ले लेता हूं, मान लो 2x आई कैप प्लस 3y² जे कैप, मान लो ये दे रखा है। अब तुमसे कहता है फाइंड पोटेंशियल एट एक्स वाई, ये कितना होगा। लेकिन मैंने साथ में लिमिट के लिए भी कहा था ना, लिमिट भी मालूम होनी चाहिए, बोला था नहीं बोला था बेटा, बताओ जो है, लिमिट भी कहा था ना कि लिमिट भी मालूम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है, गिवन v इक्वल टू 0 एट ओरिजिन, ये दे रखा है। अब मैंने क्या बोला था, याद करो बेटा, मैंने कहा था ई डॉट डी आर निकालना और उसको माइनस करना, माइनस ई डॉट डी आर, वो डीवी के इक्वल होगा ना, वो अगर देखोगे तो डीवी के इक्वल होगा। तो तुम ये देखो कि ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ 2x आई कैप प्लस 3y² जे कैप, सॉरी ई की जो वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है 2x आई कैप प्लस 3y² जे कैप। ये तो ई की वैल्यू हो गई। और मैंने तुमसे कहा था डी आर एक स्टैंडर्ड वेक्टर है, क्यों, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, ध्यान रखना बेटा जो है। तो ये आ गया 2x dx प्लस 3y² dy। लेकिन साथ में मैंने तुमसे ये बताया था कि जो dv होगा वो माइनस ई डॉट डी आर होगा, ये बोला था। इसका मतलब माइनस ऑफ 2x dx प्लस 3y² dy। आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा क्या हुआ। अब सिंपल इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया जो है। इधर भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और मैं इधर भी इंटीग्रेट कर दूंगा। अब आप ये देखो dv को जब इंटीग्रेट करोगे तो v बनेगा ना, ये आ गया। x को जब इंटीग्रेट करते हो तो x² by 2 बनता है, क्यों, x² by 2 बनता है और 2 पहले से था तो माइनस ऑफ x² हो गया। y² को जब इंटीग्रेट करोगे तो y³/3 आएगा, क्यों, y³/3 आएगा, 3 पहले से था तो माइनस y³ आ गया। लेकिन प्लस एक c और आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या दिया था, तुम्हें दिया था ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब जहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, वहां पे c की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू 0 दे रही थी। वहां पे v की वैल्यू 0 दे रखी थी
हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें लग ही रहा होगा सी की वैल्यू 0 आ गई। क्यों? सी की वैल्यू 0 आ गई, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा जो है, फाइनली हमारा एक्सप्रेशन आ गया v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आ गया। बस ये आंसर आ गया, नहीं है? तो देयरफॉर v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों ईशान, समझ में आई बेटा बात? ये कह रहे। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पे। तुम्हें याद है मैंने कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो k q अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तुम्हें याद होगा, निकाला था हमने ये जो है, नहीं है? यहां से r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था k q अपॉन आर स्क्वायर, और वो टूवर्ड्स द चार्ज होगा, टूवर्ड्स चार्ज। ये हमने निकाला था पिछली बार। तो यहाँ पे ये मान लो कि ये गिवन है। तो तुम्हें इस पॉइंट पे v निकालना है, v कितना होगा। अब लेकिन तुम डॉट प्रोडक्ट नहीं करोगे, ध्यान रखना, ईडीआर कर दोगे, बस सीधे सीधे ईडीआर कर दोगे। तो जरा देखो डीवी इक्वल टू कितना हुआ, डीवी इक्वल टू माइनस ईडीआर बोला है मैंने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच पॉइंट है, वो देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज दे रखी है, मतलब इधर को दे रखी है। और तुम्हें याद है मैंने बताया था जब टुवर्ड्स द चार्ज होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैंने कहा था अगर टुवर्ड्स द चार्ज हो तो उसकी वैल्यू कितनी लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे। इसका मतलब यहाँ पे जो ई की वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखोगे। तो समझ में आ गया हो ना, टुवर्ड्स द चार्ज के लिए यहाँ पे माइनस अपनी तरफ से लगाओगे, या कह लो ये अल्टीमेटली कितना आ गया बेटा जो है, ये आ गया के क्यू आर की पावर -2 इंटू डी आर हो गया, बस हो गया, नहीं है? ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यहां भी इंटीग्रेट कर दो और यहां भी इंटीग्रेट कर दो। तो जब मैं dv को इंटीग्रेट करूंगा तो v बनेगा इक्वल टू r की पावर -2 को जब इंटीग्रेट करूंगा तो r की पावर -1 अपॉन -1 आएगा। क्यों ईशान? r की पावर -2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा होता, r की पावर -1 अपॉन -1 बनेगा। इसका मतलब ये माइनस के क्यू अपॉन आर बनेगा प्लस सी भी बनेगा। क्यों? ये बना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा, नहीं? अगर देखो तो सी तो आएगा ही आएगा बेटा जो है। अब मुझे ये बताओ कि सी निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक लिमिट दे रखी है ना, स्टैंडर्ड लिमिट दे रखी है कि इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी v 0 दिया हुआ है मैंने, ये दिया था ना इंफिनिटी पे v 0 दिया था। इसका मतलब r को अगर इंफिनिटी रखोगे तो v की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और जरा देखना ये सब्स्टिट्यूशन करके देखना, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है बेटा, बताओ जो है। यहाँ से c की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ जो है। c की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब v का एक्सप्रेशन क्या आ गया, बताओ जो है।
v का एक्सप्रेशन आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर आ गया, बस हो गया। क्यों नहीं है, यहाँ से v का एक्सप्रेशन क्या आ गया, माइनस के क्यू अपॉन आर, तो ये कह लो बस हो गया। तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर। और अगर तुम्हें लास्ट वाला लेक्चर याद हो ना कार्तिकेय, तो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें उल्टा दिया था। मैंने कहा था इसका पोटेंशियल ये होता है, ये बोला था लास्ट टाइम मैंने दिया था कि इसका पोटेंशियल ये होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करो, ये बोला था। लास्ट टाइम हमने यहां से यहां पहुंचे थे हम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? लास्ट लेक्चर में हम यहां से यहां पहुंचे थे बेटा जो है, और इस लेक्चर में हम लोग यहां से यहां पहुंचे, ये कह लो ये। बस वो ध्यान रखना कि अगर टूवर्ड्स द चार्ज दिया हुआ है, अगर टूवर्ड्स द चार्ज दिया हुआ है तो फिर उसको नेगेटिव लोगे आप, ये कह। नेक्स्ट चलते हैं, एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात, आगे चल के ना मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइंस बताऊंगा। इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ टाइम के बाद आएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ टाइम के बाद आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे दे रखी हैं, तो तुम्हें याद है मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जो है? इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां को चलती हैं जरा बताओ, मैंने क्या बताया था तुम्हें? हायर टू लोअर चलती हैं, तुम्हें याद होगा। एक तो ये बताया था, क्यों इलेक्ट्रिक लाइंस हायर टू लोअर चलती हैं, एक तो ये बताया था। इसका मतलब अगर यहां कहीं पोटेंशियल वन, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि पोटेंशियल एट वन पोटेंशियल एट टू से बड़ा होगा, पहले ये बताओ, ये बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ जो है? पोटेंशियल एट वन पोटेंशियल एट टू से ज्यादा होगा, एक तो ये लग रहा होगा। दूसरा, जहां पे लाइंस, बेटा एक बात बता, मैंने तेरे को बिल्कुल पहले लेक्चर में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस किधर से किधर को फ्लो करती है? बता मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस किधर से किधर को फ्लो करती हैं? हायर टू लोअर। तो लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए जरा बता, वन पे या टू पे बता? तो बस हो गया, वही तो कर रहा हूं मैं, V1 V2 से बड़ा होना चाहिए, एक तो मैंने ये कहा। दूसरा क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस डेंस हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस डेंस हैं, वहां पे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस अगर कहीं पे घनी है बेटा जो है, डेंस है काफी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बताइए ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका मतलब E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी। ये पहले बताओ, ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस डेंस हैं, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस किधर से किधर को फ्लो करती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो करती हैं। तो उससे हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि वन का पोटेंशियल टू से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात, अब ये बताओ कि यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मतलब ये हुआ ना कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम है। बताओ ये इसका यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ बताओ जो है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड
of electric field at every point is uniform. तो अब ये बताओ कि ऐसे फील्ड को मैं पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बताओ जो है, ये बताओ। दिस फील्ड can be represented by parallel and equidistant lines. मतलब एक तरीके से ये हो गया, बस हो गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने पहले एक इलेक्ट्रिक लाइंस का तुम्हें एक फिगर दी थी, तो यहां से मैंने दो कंक्लूजन निकाले। एक तो इलेक्ट्रिक लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो करती हैं, तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि 1 पे 2 से ज्यादा पोटेंशियल है। एक तो ये हो गया। दूसरा तुमने देखा कि 2 पे लाइंस डेंस है, तो जहां पे डेंसिटी ऑफ लाइंस ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। दूसरा हमने कंक्लूजन ये निकाला। और तीसरा मैंने तुमसे कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ऐसे फील्ड को हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बताओ, कोई डाउट है तो कार्तिकेय और ईशान बताओ बेटा। जो है बेटा समझा नहीं तू, जो है इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है उससे पोटेंशियल पता चल रहा है, और इलेक्ट्रिक लाइंस कहां पे डेंस है कहां पे रेयर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल रहा है। देख इधर देख, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इससे तुम्हें v का आइडिया लग रहा है, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इससे तुम्हें E का आइडिया लग रहा है। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? ईशान बता, अब समझ में आई कि नहीं आई? बता जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस V से पता चल रही है, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से क्या पता चल रहा है? E का पता चल रहा है। और उसके बाद ये बता, ये तूने कहां से पढ़ लिया कार्तिक? तूने ये कहां से पढ़ लिया बेटा? तूने ये कहां से पढ़ लिया? जो टॉपिक तू मेरे साथ पढ़ता है ना, कोई भी टॉपिक अगर मेरे साथ पढ़ता है तो उसमें बाकी तेरे दिमाग में अगर कोई सी भी वो हो, कोई भी फाइल तेरे दिमाग में पड़ी हो, तो उसमें एक शिफ्ट डिलीट का बटन होता है जो है, तो उसको दबा दिया अगर बेटा। जो है अगर तू कहीं भी ऐसा कुछ पढ़ता है तो शिफ्ट डिलीट का बटन दबा दिया अगर। ये सब तूने गलत सलत पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कार्तिकेय, समझ में आया? जो भी टॉपिक तू मेरे साथ पढ़ता है, बाकी अगर तूने कहीं भी पढ़ा है बेटा जो है, नहीं नहीं फिर ऐसे ऐसे नहीं, जबरदस्ती वो सोचा मत कर, अपनी तरफ से मत सोचा कर। समझ में आ गया ना? अपनी तरफ से मत सोचा कर इसमें। ये कर ले। अब ये बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गया? पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जिससे तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है ना कार्तिक, जिससे तुझे कंफ्यूजन हो रहा है वो मैग्नेटिक लाइंस होती है। जिससे थोड़ा बहुत, मतलब वो भी पूरी नहीं, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक लाइन से कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कह लीजिए। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस का मैं एक सिंपल फॉर्मूला दे दे रहा हूं। और वो होता है सीधे V इक्वल टू प्लस माइनस ई इंटू डी। ये है बस। अभी इसका एप्लीकेशन करेंगे। पोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, केवल ध्यान रखना। लेकिन ये अभी आ रहा है, चिंता मत कर ईशान, अभी सब आ रहा है, चिंता मत कर। ये ओनली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे V, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाता है D क्या होगा। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जिनके बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसका प्रोजेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग कह लो जो है। मतलब दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारी बात आती है कि प्लस और माइनस में से कौन सा साइन चूज करेंगे आप। नहीं, प्लस और माइनस साइन में से कौन सा साइन चूज करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये बताओ कि अगर वी ए की वैल्यू ग्रेटर देन वी बी है, तो मैं वी ए माइनस वी बी को प्लस ई डी लिखूंगा, और वी बी माइनस वी ए को माइनस ई डी लिखूंगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। प्लस और माइनस के लिए ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अगर ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है और मुझसे वी ए माइनस वी बी पूछा हुआ है, तो मैं प्लस ई इंटू डी लिखूंगा। और अगर मुझसे वी बी माइनस वी ए पूछा हुआ है, तो मैं फिर माइनस ई इंटू डी लिखूंगा। बस ये कर, एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर क्वेश्चन से समझ में आएगा तुम्हें। इलेक्ट्रिक लाइन्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम्हें क्या करना है। इलेक्ट्रिक लाइंस किधर से किधर को फ्लो करती हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को। तो वहां से तुम्हें V का कुछ आइडिया लगेगा। और अगर कहीं पे लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। बस ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइन से कह लो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका मैंने तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है, V इक्वल टू प्लस माइनस ई इंटू डी। V तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और D मैंने क्या बोला, डिस्टेंस का प्रोजेक्शन लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग। और एक लास्ट पॉइंट मैंने तुमसे ये बताया कि प्लस या माइनस में से कैसे चूज करोगे, कि अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है और तुमसे वी ए माइनस वी बी पूछा हुआ है, तो फिर प्लस ई डी आएगा। और अगर वी बी माइनस वी ए पूछा हुआ है, तो फिर वो माइनस ई डी आएगा। बस इतना करना है। अब एग्जाम्पल्स देखो, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहला, तो मैंने ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था,
और इस E की वैल्यू सपोज करो 10 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी होती है ना, तुम्हें याद होगा इसकी यूनिट, क्यों? वोल्ट पर मीटर भी तो यूनिट होती है कि नहीं होती, बताओ जो है। ये हो गया। अब इसमें तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ, चलो ये ए है, बी, सी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड इसकी 2 मीटर दे रखी है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लाइंस के ट्रेंड्स को देखते हुए, इलेक्ट्रिक लाइंस के ट्रेंड्स को देखते हुए ये बताओ कि पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा। पोटेंशियल का जरा ऑर्डर बताना बेटा जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस को देखते हुए। हाँ, ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, और फिर सी का होगा। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, वी ए, वी बी, वी सी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं जो है। ये हो गया। अब तुम्हें इसमें फाइंड क्या करना है वो सुनो। फाइंड, एक तो वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है, एंड वी सी माइनस वी ए फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं वी ए माइनस वी बी निकाल रहा हूं। ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी प्लस ईडी आएगा ना। ये बताओ वी ए माइनस वी बी प्लस ईडी आएगा या नहीं आएगा, बताओ जो है। वी ए माइनस वी बी प्लस ईडी आएगा ना, तो इसका मतलब ये तो हो गया प्लस ईडी। अब ई तो बड़ा सिंपल है, देखो ई तो तुम्हें दे ही रखा है, 10 दिया हुआ है। अब मेन रह गया डी। डी मैंने क्या बोला था बताओ, डिस्टेंस का प्रोजेक्शन बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बोला था। नहीं है, डिस्टेंस का प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो ये बताओ, ये डिस्टेंस थी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा, ये बताना ये होगा या नहीं होगा बेटा, बताओ जो है। ये बताओ ये होगा या नहीं होगा। बताओ, ए बी का प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जो है। अब ये कैसे निकलेगा, ये 2 मीटर है और ये 60 डिग्री है, तो ये तो मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, 2 cos 60 होगा, क्यों? 2 cos 60 डिग्री, इसका मतलब 1 आ जाएगा, क्यों? नहीं, 2 cos 60 1, तो यहाँ पे रख दोगे 1, तो फाइनली आ गया ये +10 वोल्ट आ गया बस। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों कार्तिकेय? कार्तिकेय और ईशान बताओ बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हो गया। अब चलते हैं, हमें वीसी माइनस वीए निकालना है। अब सी का पोटेंशियल ए से कम है, नहीं है, सी का पोटेंशियल ए से कम है, तो इसका मतलब वीसी माइनस वीए माइनस ईडी आना चाहिए ना, फिर क्यों? ये माइनस ऑफ ईडी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताओ। माइनस ऑफ ईडी आना चाहिए। अब ई की वैल्यू 10 है, और अब क्या बता सकते हो डी कितना होगा बेटा, ये बताओ जो है। अब क्या बताओ डी कितना होना चाहिए फिर, ये बताओ आपके डी कितना होना चाहिए, ए और सी के बीच में देखना है। ये 2 ही हो जाएगा बस, हाँ और क्या। ये पूरे का पूरा 2 ही हो जाएगा ना, पूरा 2 ही हो जाएगा ना, नहीं मतलब पूरा 2 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया -20 वोल्ट आ गया। ईशान समझ में आया बेटे तेरे नहीं आया बता जो है ये कितना आ जाएगा तो -20 वोल्ट आ गया। अब यहां से ना एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आ रहा है वो देखो क्या है। अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है मान लो और ये मैं कोई लाइन लेता हूं ये ए है ये बी है ये सी है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ए बी सी सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे पहले ये बताओ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ ये बताओ ए बी सी सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ बिकॉज एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी सी वी बी इक्वल टू वी सी होगा क्यों और इसको मान लो V1 कह देता हूं मैं इसी टाइप से ये बताओ ये E है और ये F है मान लो तो इनका पोटेंशियल भी तुम्हें सेम लग रहा होगा क्यों E और F का पोटेंशियल भी सेम लग रहा होगा इसका मतलब वी ई इक्वल टू वी एफ और इसको मान लो मैं लेट V2 कह देता हूं क्यों लेकिन V1 और V2 में कौन बड़ा होगा ये तो V1 और V2 में कौन बड़ा होगा बेटा जो है ये तो V1 और V2 में कौन बड़ा होगा V1 बड़ा होगा तो बस V1 विल बी ग्रेटर देन V2 ये कह लो। अच्छा एक बात बताओ मैं इनको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह दूं ये बताओ बेटा जो है इनको मैं ये बोल दूं इक्वी का मतलब समझ में आ ही रहा होगा इनको मैं बोल दे रहा हूं इक्वी पोटेंशियल ये सब धीरे धीरे आगे आएंगे हाँ वर्ड ध्यान रखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताओ इनको मैं ये बोल दूं कि नहीं बोलूं बताओ बताओ इनको मैं इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ जब हर पॉइंट सेम पोटेंशियल हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया तो यहां से तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होगी बताओ ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जो है इसका मतलब जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी वो इलेक्ट्रिक लाइंस के क्या होनी चाहिए बेटा जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो रिजल्ट ये था कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस always perpendicular to electric lines ये ध्यान रखना बस हो गया और इक्वी पोटेंशियल मतलब समझ में आ ही रहा होगा जिसका हर पॉइंट क्या होगा सेम पोटेंशियल पे होगा जैसे आगे चल के ना मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा जो है जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होती हैं आगे चल के हम लोग ये सीखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होती हैं तो इसमें जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है ना ऐसे बनेंगे these are equipotential surfaces equipotential surfaces और वो स्फेरिकल आएंगी अगर एक पॉइंट चार्ज हो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर को निकलती है बेटा जो है बाहर को निकलती है तो उसकी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी वो स्पेरिकल बनती है ध्यान रखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्पेरिकल बनती है
और मुझे एक बात और बताओ कि अगर ये 1 है मान लो अंदर वाला, ये बाहर वाला 2 है, तो बताओ किसका पोटेंशियल तुम्हें ज्यादा लग रहा है, 1 का या 2 का? बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है? अगर अंदर वाले का पोटेंशियल 1 है और बाहर वाले का पोटेंशियल 2 है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है? 1 का। तो इसका मतलब V1 ग्रेटर देन V2 होगा। अब उल्टा चलते हैं। अगर मान लो वो निगेटिव चार्ज होता, तो फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ना अंदर को आती है बेटा। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आएंगी, तो अभी भी तुम्हें लग रहा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगी। और ये मान लो 1 पोटेंशियल पे है, ये 2 पोटेंशियल पे है। अब जरा बताना किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? अब जरा बताओ, अब किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा? जो है अंदर वाला V1 पोटेंशियल पे है, बाहर वाला V2 पोटेंशियल पे है। अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? इस फिगर में किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, जरा बताओ। ईशान बता बेटा, अब किसमें किसका पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है तेरे को? बता किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है? अब किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, अंदर वाले का या बाहर वाले का? बाहर वाले का। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से कहाँ को जाती हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो V2 की जो वैल्यू होगी वो V1 से ज्यादा। एक और एग्जांपल करूंगा, उसके बाद फिर जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसका फिर से हम। बेटा एक बात बता, जब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो सरफेस के इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो तू एक बात बता, अगर ये स्फीयर बन रहा है बेटा जो है, और लाइंस ऐसे चल रही हैं, तो हर जगह पे परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी? पता, अब बता जरा। तो बस हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर जगह पे क्या होती है बेटा जो है, परपेंडिकुलर होती हैं। ये कह रहे हैं। या अब एक एग्जांपल हम और करेंगे, उसके बाद इसको फिर रिवाइज करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। अब सबसे पहले तो ना तुम एक काम करना कि ये ट्रायंगल हम बहुत रिपीट करेंगे बेटा जो है। ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। तो ये ना 3 4 5 का ट्रायंगल बनता है, ध्यान रखना, इसको अच्छी तरीके से याद करना। 3 4 5 का ये बनता है। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को साइन 37 डिग्री निकलना है, तो वो 3/5 हो जाएगा। कॉस 37 डिग्री लिखना है तो 4/5 हो जाएगा। टेन 37 डिग्री लिखना है तो वो 3/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये ट्रायंगल तुम याद रखना, आगे से ये बहुत यूज होगा। अब क्या है सुनो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस टाइप से दिया हुआ यूनिफॉर्म। और ये भी मान लो 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। और तुम्हें ये 37 डिग्री दिया हुआ है। अब तुम्हें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -6, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 5। तुम्हें वी ए माइनस वी बी निकालना है।
तो पहली बात तो तुम्हें ए यहां कहीं दिख रहा होगा और तुम्हें बी यहां कहीं दिख रहा होगा। ए के कोऑर्डिनेट दिए थे जी, सॉरी, हाँ बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए के कोऑर्डिनेट में देना चाहता -6,0। अब ये बताओ ए पॉइंट यहां कहीं दिख रहा होगा -6,0 और बी पॉइंट यहां दिख रहा होगा 0,5। पहले ये बताओ, ये पिक्चर समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि ए पॉइंट कहां पर है, बी पॉइंट कहां पर है? ये पहले बताओ, ये क्लियर है कि नहीं है? ये तो ठीक है ना, ये तो क्लियर है बेटा जो है, ये हो गया। अब ये बताओ ए का पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, बी का ज्यादा लग रहा है? पहले ये बताओ तुम्हें, इस फिगर को देख के बताओ किसका पोटेंशियल तुम्हें ज्यादा लग रहा है, ए का या बी का? बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है तुम्हें? ए का ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो मैं प्लस ई इंटू डी लगाऊंगा। क्यों? अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो फिर मैं प्लस ई इंटू डी यूज करूंगा। अब ई की वैल्यू तो यहां पे 10 लिख दोगे, लेकिन डी निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये ध्यान रखना, डी में फंस जाओगे तुम। कार्तिकेय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता जो है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं चाहूं तो वी ए माइनस वीबी के लिए प्लस ई डी यूज कर सकता हूं। ई तो चलो मैं रख दूंगा, लेकिन डी में फंस जाऊंगा। समझ गए ना? डी में फंस जाऊंगा। क्यों डी में इसलिए फंसूंगा? बिकॉज वो प्रोजेक्शन निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए तुम्हें एक दूसरा फॉर्मूला भी तो दिया हुआ है। तुम एक बार बताओ, मैंने तुम्हें वी ए माइनस वीबी के लिए, याद करो, मैंने एक फॉर्मूला ये भी दिया हुआ है, -E.dr। बी से ए, बताओ ये फॉर्मूला भी दिया है या नहीं दिया है बेटा? बताओ जी। अभी कुछ देर पहले मैंने ये फॉर्मूला भी दिया था, अगर तुम्हें याद हो, कुछ देर पहले ये फॉर्मूला भी दिया था, वी ए माइनस वी बी माइनस माइनस बी टू ए, ये फॉर्मूला भी दिया था। तो इसको अप्लाई कर देते हैं ना, बस हो गया जो है, इसको अप्लाई कर देते हैं। अब वैल्यू देख लो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, देखो, इसकी वैल्यू 10 दे रखी थी, ये 37 डिग्री था, तो इधर को कंपोनेंट आएगा 10 cos 37 डिग्री। और cos 37 4/5 होता है बेटा, ध्यान रखना, 4/5। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट देखोगे तो 8 आ जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो 6 आ जाएगा फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम लिखोगे 8i कैप प्लस 6j कैप डॉट प्रोडक्ट। dr मैंने तुमसे कहा था एक स्टैंडर्ड वेक्टर है। क्यों? dr एक स्टैंडर्ड वेक्टर है, जिसको लिखोगे dx i कैप प्लस dy j कैप। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। किसान, बता बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बोल बेटा जो है। समझ में आ गया? अब सुनो,
अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, -8dx +6dy, ये बन जाएगा। और लिमिट्स बनेगी b से a तक। और b के कोऑर्डिनेट कितने दिए थे मैंने, b के कोऑर्डिनेट दिए थे 0, 5 और -6, 0। तो ये आ जाएगा 0, 5 -6, 0। तो अल्टीमेटली ये जो आएगा वो सुन लो क्या है, dx का इंटीग्रेशन x होता है और dy का इंटीग्रेशन y होता है। तो ये 8x + 6y आ जाएगा। लिमिट्स 0 से 0, 5 और -6, 0। अब फाइनली बता दे रहा हूं क्या होगा। x की जगह पहले -6 रखोगे और y की वैल्यू 0, फिर लोअर लिमिट, फिर x की जगह 0 रखोगे और y की वैल्यू 5 रखोगे। तो मेरे ख्याल से ये आएगा -48 और -30। तो अल्टीमेटली +78 वोल्ट आ जाएगा। ये बताओ मैथमेटिकल पार्ट कर लोगे इसका ईशान, इसका मैथमेटिकल पार्ट कर लोगे कि नहीं करोगे बेटा, बताओ जो है मैथमेटिकल पार्ट तो कर लोगे ना इसका, ये कर लो बस हो गया। और एक लास्ट में एक चीज चेक करो, +78 वोल्ट आया है, नहीं है, +78 वोल्ट आया है। और कुछ देर पहले हमने क्या कहा था जरा बताओ जो है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये बोला था कि नहीं बोला था बताओ, ये बोला था ना कुछ देर पहले, मैंने ये नहीं बताया था बताओ जो है कि ये प्लस में आएगा। तो वो इंटीग्रेशन के बाद भी तो वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जो है, पॉजिटिव आ रहा है ऐसे। अब मैं एक बार इसको रिवीजन कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। सुनो, आज हमने ना E को V में कन्वर्ट करना पड़ा। पहला मैंने तुमसे कहा था इंटीग्रेशन, दूसरा वन वेरिएबल में सिंपल इंटीग्रेशन, मोर देन वन में कॉम्प्लेक्स, तीसरा एट इन्फिनिटी v को 0 ले लेना, ये लिमिट्स में काम आएगा। क्यों, इन्फिनिटी में v को 0 ले लेना, ये लिमिट्स में काम आएगा। चौथा एट सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्लिक हॉलो स्फीयर, v को KQ/R ले लेना, ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। पांचवा पॉइंट dv = -E.dr लेना, ये बोला था। सिक्स्थ dv = -E.dr या फिर -E.dx अगर एक वेरिएबल हो, तो ये बोल दिया था। इसी को फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया था VA - VB = -B/A,
ई डॉट डी आर, या कभी कभी सिंपली माइनस ई डी आर कर देना, बी टू ए। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। 8th, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, डायरेक्शन ऑफ ई लाइंस, ये तुम्हें V के बारे में आइडिया देगा। 9th, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ये तुम्हें E वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में डायरेक्ट आइडिया देगा। 10th, अगर लाइंस ऐसी हैं तो फिर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 11th, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में V इक्वल टू प्लस माइनस ई डी लगाओगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है और ये प्रोजेक्शन के लिए है। और 12th पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ई लाइंस के। अब बताओ इनमें कोई डाउट है बेटा? ये बताओ, यहां तक जो पॉइंट्स हमने पढ़े इसमें कोई भी डाउट है? बताओ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होती है? बताओ। ई लाइंस के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ये कह लो। एक बार सारे पॉइंट दोबारा देख लो तो मेरे ख्याल से पूरे रिवाइज हो गए होंगे। क्यों ईशान? बता बेटा। जो है इंटीग्रेशन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, इन्फिनिटी पे, सरफेस पे, ये कह ले। ये आ गया, ये हो गया, बस हो गया। ये कह ले। एक एग्जाम्पल रह गया था, उसको और करवा देते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना शॉर्ट नोट्स फिर कैसे बनाए जाते हैं ईशान? बड़े से फिर धीरे धीरे नोट्स कैसे शॉर्ट करते चले जाते हो, जो है समझ में आ रहा है बेटा कैसे बनाए जाते हैं? ये कह रहे। एक एग्जाम्पल और रह गया, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, ऐसे कह लो। इस पे चार्ज है Q और रेडियस है R। अब तुम्हें याद होगा इसमें जो स्मॉल r लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं ना, नहीं है? बताओ। जो है स्मॉल r हम सेंटर से मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। स्मॉल r सेंटर से मेजर करते हैं। अब ध्यान से देखना, इनसाइड पॉइंट्स के लिए r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r होगी। सरफेस के लिए r की वैल्यू कैपिटल R होगी और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R होगी। पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये बताओ जो है कि इनसाइड पॉइंट्स के लिए r लेस देन इक्वल टू R, सरफेस के लिए इतना,
ये कह लो। अब मैं इनसाइड पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, बस हो गया, बात की बाद में करेंगे, अभी मैं इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इनसाइड का मतलब आर लेस देन इक्वल टू आर पे ई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, छोटा आर, ये गिवन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम्हें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए ना, डायरेक्शन भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर को निकलती हैं, मैंने अभी बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर को निकलती हैं, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, बताओ। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी ना, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये हुआ अवे फ्रॉम सेंटर, इसका ये मतलब हुआ। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें v का एक्सप्रेशन निकालना बस हो गया। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ v। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है, ऐसे केसेस में हम जो स्मॉल r मेजर करते हैं वो सेंटर से मेजर करते हैं। इनसाइड पॉइंट्स के लिए r लेस देन इक्वल टू r होगा, सरफेस के लिए स्मॉल r कैपिटल R होगा, और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R होगा। और इनसाइड पॉइंट्स पे तुम्हें E का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में लाइंस बाहर को जाती हैं बेटा, जो है नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर को जाती हैं, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम सेंटर होगा। तुम्हें बी का एक्सप्रेशन निकालना था। तो ऐसे में देखो हम क्या करते हैं, हम यही वाला फॉर्मूला तो यूज करते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मैं ई को कितना लिखूंगा, ध्यान रखना, ये जो दे रखा है ये रखूंगा, लेकिन प्लस साइन के साथ। ई को मैं प्लस साइन के साथ रखूंगा क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर है बेटा, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू छोटा आर, ये हो गया। तो फाइनली अगर तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा आ गया, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू आर डी आर। ईशान बताओ बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, जो है यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, जो है समझ में आ गया? अब कुछ नहीं है, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो और इधर भी इंटीग्रेट कर दो। तो इधर इंटीग्रेट करोगे तो v बनेगा इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। अब ये जो छोटा r को जब इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि वेरिएबल तो ये है ना, छोटा r है वेरिएबल, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर बाई 2, लेकिन साथ में एक c भी आएगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? v की वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ गई। अब बात आती है c कैसे निकलेगा। ये बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला था वो r लेस देन इक्वल टू r तक चल रहा था ना, इनसाइड पॉइंट्स तक चल रहा था। क्यों?
समझ में आ रहा है? ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो केवल कहां तक के लिए पढ़ रहे हैं बेटा? इनसाइड पॉइंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें याद होगा मैंने सरफेस पे, इसका मतलब R इक्वल टू कैपिटल R पे तुम्हें एक नोन लिमिट दे रखी है, नोन लिमिट दे रखी है, और वो क्या दे रखी है बताओ? V की जो वैल्यू होगी वो बताया था के क्यू अपॉन कैपिटल R होगी, ये बताया था। बताओ क्लियर है कि नहीं है? V की वैल्यू मैंने बताई थी के क्यू अपॉन R, ये एक नोन लिमिट बताई थी बेटा जो है। तो ये लिमिट रख के, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, हाँ, ये वाली लिमिट रख के तुम यहां से C फाइंड करोगे। फाइंड C। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने ये जो फॉर्मूला जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनसाइड पॉइंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R तक पढ़ रहे हैं, तो सरफेस तक तो लगेगा ही लगेगा, ये फॉर्मूला सरफेस तक तो लगेगा ही लगेगा। तो और सरफेस पे मैंने तुम्हें एक नोन लिमिट दे रखी है, v की वैल्यू के क्यू अपॉन R, तो वहां से C पॉइंट C निकालोगे बस हो गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको जरूर निकाल लेना बेटा जो है। C निकालने के बाद फाइनल आंसर जरूर निकाल लेना। तो जो V आता है फाइनल आंसर, V की जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू अपॉन R क्यूब 1.5 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल R स्क्वायर, ये आती है। ये जरूर फाइंड कर लेना। ये है ईशान और कार्तिकेय। बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जो है V की वैल्यू ये आएगी, इसको जरूर निकाल लेना, ध्यान। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके चलते हैं जो है। अब सपोज करो ये दिया होता, मान लो ये दिया होता और मुझे E निकालना होता, तो E की वैल्यू माइनस dV अपॉन dr होती है। नहीं है, E की वैल्यू माइनस dV अपॉन dr होती है। तो अब जरा वैल्यू रख देते हैं, सुनो। R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान रखना। R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और माइनस भी लगाना है, लास्ट में माइनस भी लगाना है। R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस भी लगाना है। तो जरा देखना, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये फॉर्मूला आ रहा है, प्लस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। जरा चेक करना बेटा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, छोटे आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और फिर माइनस भी लगाओ। तो जरा चेक करना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखो। ये कैसे आ गया? आर कैसे, ये कैसे आ गया? एक सेकंड बेटा, ये गलती से आ गया। अब बता, अब बता, अब बता। छोटे आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, छोटे आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर और फिर ये है। अब बता ईशान। अरे ये आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये तो इसका तो जीरो आएगा ना बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो आएगा ना, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो जीरो आ जाएगा। केवल इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना, बस हो गया। केवल इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका 2r आएगा और 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो बस ये आ गया जो है, ये आ गया। और ये प्लस का मतलब क्या था बता जो है? प्लस का मतलब था अवे फ्रॉम सेंटर, ये था। और यही तो मैंने दिया था, देख यहाँ पे देख, यही तो मैंने दिया था कि नहीं दिया था? बता ई क्या दिया था बेटा जो है, ये देख ये दिया था ई।
ये जरा देखना क्या दिया हुआ है मैंने, ई की वैल्यू क्या दे रखी है तक, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू छोटा आर, ये कह रहे इतना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारे कंसेप्ट दोबारा से सुनो। अब हम ई को वी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, एक वेरिएबल सिंपल इंटीग्रेशन, एक से ज्यादा वेरिएबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लेकिन लिमिट्स चाहिए होती है। लिमिट्स का मतलब जो फंक्शन बनाने जा रहे हो उसकी कहीं पे वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो फिर तुम दो स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज कर सकते हो। एक मैंने बताया कि इन्फिनिटी पे v को 0 रखोगे। दूसरा, अगर स्फीयर ऑफ चार्ज हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर सरफेस पे जो v की वैल्यू होती है वो के क्यू अपॉन आर होती है, इसको तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या सीधे माइनस ई डी आर, या माइनस ई डी एक्स, ये कह लो। अब मुझे वी ए माइनस वी बी अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर, बी से ए रखोगे, लिमिट्स रखोगे, बी से ए रखोगे। और एक मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो तुम्हें v का आइडिया देगी, कहां पे v ज्यादा है कहां पे v कम है। और उसकी जो डेंसिटी हो वो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का आइडिया देगा कि किस कहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कहां पे कम है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पे ई की वैल्यू यूनिफॉर्म है, चाहे वो डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो। तो उसको हम पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइन से डिनोट करते हैं। और उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम प्लस माइनस ईडी फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और d यहाँ पे प्रोजेक्शन है बेटा, जो है डिस्टेंस का प्रोजेक्शन है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग है। और एक मैंने और इंपॉर्टेंट यहीं से बताया था, इक्वी पोटेंशियल लाइंस, वो इलेक्ट्रिक लाइंस के हमेशा क्या होती है बताओ, जो है परपेंडिकुलर होती है। बस इतना और किया था हमने। बताओ यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। क्लियर है ना यहाँ तक जो भी पढ़ा है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज है ना। अभी तक तो हमने केवल रिलेशन पढ़ा बेटा, जो है अभी तक हमने क्या पढ़ा देखो। अभी तक हमने पढ़ा कि v को e में कैसे ले जाओगे, e को v में कैसे ले जाओगे, इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ में लिमिट्स। लेकिन E और V क्या चीज होती है ये हमने अभी नहीं पढ़ा ना, देखा जाए तो। क्यों बेटा, जो है E और V क्या होता है ये कहाँ पढ़ा अभी हमने, जो है नहीं है, E और V के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो अब हम E और V के बारे में अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं E में। पूरी चीज कहूंगा बेटा, जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इसको फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसको फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्यों? फील्ड स्ट्रेंथ। एक तो ये आ गया। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर।
ये भी मैंने बताया था तुम्हें, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। और मैंने तुम्हें एक चीज और भी बताई थी कि यूनिट से डेफिनेशन निकालना भी सीखो। क्यों? यूनिट से डेफिनेशन निकालना भी सीखो। तो न्यूटन पर कूलम से हमने क्या डेफिनेशन निकाली थी बेटा, जो है अब यहां से शुरू हो जाती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिख लो तो ज्यादा अच्छा है बेटा, जो है मतलब ये लिख रहा हूं, अब मैं पूरी डेफिनेशन ये लिख रहा हूं जो है, थर्ड। हाँ, ई की जो पूरी डेफिनेशन हो गई वो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये लिख लो तो ज्यादा बेटर है। और इसको मैं F बाई क्यू लिख दूं, बताओ बेटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये लिख दूं क्यों? ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसको मैंने क्या लिख दिया, F बाई क्यू लिख दिया। अब यहीं से एक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फोर्थ। इस फॉर्मूले को भी आगे चल के हमें बहुत यूज करना है बेटा, ध्यान रखना, बहुत यूज करना है। इसका मतलब यहां से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो Q इंटू ई आ गया। बता, कोई डाउट? दिखने का बहुत छोटा फॉर्मूला है, दिखने का बहुत छोटा फॉर्मूला है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आगे चल के हम लोग बहुत यूज करेंगे। F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब क्या है देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को लिखने के मैंने तुम्हें दो तरीके बताए, याद है बेटा? मेथड 1 और मेथड 2, दो तरीके बताए पहले के लेक्चर्स में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बेटा बताओ जो है, वेक्टर को लिखने के मैंने दो तरीके बताए, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 में मैं ये कह रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो तो क्यू ई होगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान से देखना, अगर क्यू प्लस चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और अगर क्यू नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन में फर्दर हो गया F इज पैरेलल टू E वेक्टर। अगर Q पॉजिटिव हो और F इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का ये साइन होता है, ध्यान रखना, एंटी पैरेलल टू E वेक्टर। अगर Q नेगेटिव, एक तो ये तरीका आ गया। और मेथड 2 क्या है? मेथड 2 सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में ही लिख लो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई रख लो, लेकिन अब के Q को विद साइन रख देना, बस हो गया। लेकिन यहां पे जब Q रखोगे, यहां पे जब Q रखोगे तो वो केवल प्लस ही रखोगे, ओनली प्लस। अगले लेक्चर में इसी से मैं स्टार्ट करूंगा, एक बार दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हो गया। इसका मतलब ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो वहीं से हमने एफ वेक्टर क्यू इंटू ई के इक्वल निकाला।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे जो फोर्स लगता था उसकी बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पे फोर्स लगता था उस फोर्स की बात कर रहा हूं। और फोर्स को लिखने के दो तरीके मैंने बताए थे। अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो Q इंटू ई। अब डायरेक्शन पे आ जाओ। अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। एक तो तरीका ये हो गया। और या फिर पूरा तुम फॉर्मूला एज इट इज देख लो, F इक्वल टू क्यू ई, और Q को विद साइन रख दो। तो ये करो। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।